हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है किसके ऊपर है? तो दोस्तों, ये कक्षा 6 यहाँ पर लिखा है। ये कक्षा 6 का टॉपिक है। कक्षा 6 कक्षा 6 की किताब में इसमें बताया गया है बीजगणितीय अवधारणा के बारे में। और इसका आज हम अभ्यास 5B यानी कि 5वां पाठ जो है बीजगणितीय अवधारणा, उसकी दूसरी प्रश्नावली, दूसरा अभ्यास इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। साथ में एक बात और कि ये वीडियो कौन कौन देख सकता है। पहली बात तो वो बच्चा देख सकता है जो कक्षा 6 में पढ़ता है। बाकी जिसको भी बीजगणित समझना हो, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ बीजगणित के बारे में, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो भी बीजगणित सीखना चाहता है, जो कि गणित का एक बहुत ही मुख्य शाखा है, अगर इसे आप सीखते हैं तो आप मतलब गणित में कुछ सीख जाएंगे, अच्छा खासा सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वीडियो को पूरा देखें और आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है, वो डेली। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, उसमें मैंने जो प्रश्नावली 5B है का, इसमें कुल 13 प्रश्न है। कुल 13 प्रश्न है, जिसमें से मैंने 13 नहीं, कुल 9 प्रश्न है। जिसमें से मैंने 3 प्रश्न जो बड़े बड़े थे, उन 3 प्रश्न को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो बाकी के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न 4 क्या है हमारा? प्रश्न 4 आप अपनी किताब में देख सकते हैं। प्रश्न 4, जो प्रश्न 4 हमारा है, वो उसमें क्या कह रहा है? उसमें ऐसा एक चित्र बनाया है जिसमें जो एक आयत है, आप सभी जानते हैं कि आयत का चित्र है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है। और जो इसकी लंबाई है, ये क्या है? लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर? लंबाई यहाँ पर दी गई है x मीटर। और y माना गया है कितना? y मीटर। चौड़ाई y मीटर ली गई है और लंबाई x मीटर। दोस्तों, हमें इन जो माने गए लंबाइयाँ हैं, ये x मीटर माना गया है, ये y मीटर माना गया है। हमें इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है हमें? परिमाप। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x तथा y मीटर है। तो हमने x मीटर और y मीटर ले लिया। अब क्या लिखा है? आयत का परिमाप लिखिए। तो आयत का परिमाप हमें बताना है। कैसे बताना है? ये इसको x मीटर मान के, ये इस लंबाई को और इस चौड़ाई को क्या मानकर? y मीटर मानकर। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता क्या है, यानी कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप परिमाप होता क्या है? किसी भी चीज का परिमाप होता क्या है? ये तो आयत है, इसका परिमाप हम जानेंगे कि किसी का भी परिमाप क्या होता है। परिमाप होता क्या है? कोई भी हमारे पास आकृति होगी, चाहे वो वर्ग हो, ये वृत्त है, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसका परिमाप ये होता है कि उसकी जो बाहरी भुजा होती है, जो उसकी बाहरी लंबाई होती है, बाहरी जो लंबाइयों की माप होती है, ये सबको जोड़कर इस भुजा की लंबाई माप कर जोड़कर जो निकलता है उसे हम परिमाप कहते हैं। और ये तो आयत है। आयत में हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर लिखना होता है। इसमें 2 चौड़ाई है, 2 लंबाई है, दोनों को माप कर जोड़कर लिखना होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। जो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई, ब्रैकेट के अंदर है लंबाई, प्लस चौड़ाई। यानी कि लंबाई में चौड़ाई जोड़ करके हमें 2 से गुणा कर देना है। ठीक दोस्तों, लंबाई में चौड़ाई जोड़कर 2 से गुणा कर देना है। तो हमें लंबाई चौड़ाई पता है, हमें चित्र में दिख रही है कि इसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ये ब्रैकेट। लंबाई कितनी है x मीटर, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। चौड़ाई कितनी है y, तो हमने यहाँ पर y लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 से हम x और y में गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करके लिख देते हैं। गुणा कैसे करेंगे, 2 को उठाएंगे, 2 का पारा x में पढ़ेंगे, फिर 2 का गुणा y से करेंगे। देखिए बराबर का चिन्ह देते हैं यहाँ पर, फिर 2 का गुणा करते हैं x में, तो क्या होगा 2 गुना x प्लस क्या होगा, प्लस का निशान दे दिया। फिर हम 2 का गुणा करेंगे y में, 2 गुणा y। फिर हम एक लाइन और लिख देंगे इसके नीचे, इसको बिल्कुल सही से लिखने के लिए। 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 2x, साथ में प्लस का चिन्ह दिया है तो हमने प्लस का चिन्ह लिख दिया। फिर 2 का गुणा हम y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर 2x प्लस 2y। इसको हम अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो ये भी सही है। तो दोस्तों हमने ये सीखा इसमें कि आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों दिया था और हमने इस सूत्र पर लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y रखकर 2 से गुणा कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तब तक मैं अगला प्रश्न लिखता हूँ, आप इसे नोट करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मैंने लिख दिया है पूरा प्रश्न। प्रश्न में है क्या, चलिए पढ़ते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। एक गुब्बारा है जिसकी कीमत कितनी है x पैसे, x रुपए नहीं x पैसे। तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो हमें ये बताना है कि उसका मूल्य x पैसे एक गुब्बारे का है, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है x पैसे। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। हमसे पूछा है ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा और कितने गुब्बारे खरीदने हमें, गुब्बारों की संख्या क्या है 12, जो कि हमें 12 गुब्बारे का मूल्य बताना है। तो हम लिख देते हैं गुब्बारों की संख्या। गुब्बारों की संख्या कितनी है दोस्तों, गुब्बारों की संख्या यहाँ पर है 12। अब हमें बताना है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। दोस्तों फाइनली हम क्या करेंगे, x में गुणा करेंगे 12 का, इसका मूल्य जानने के लिए। तो एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे, 2 गुब्बारे का मूल्य 2 से गुणा करेंगे, 3 गुब्बारे का मूल्य अगर हमें पता करना होगा तो हम 3 से गुणा करेंगे। लेकिन हमें 12 गुब्बारों का मूल्य पता करना है, तो हम x में करेंगे गुणा 12 का, और x में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, आंसर जो कि आंसर है x गुब्बारा का मूल्य 12 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमने अगला प्रश्न लिखा प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमें अगर हमें ये क्वेश्चन अगर पता रहेगा कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो हम इसी के जैसे जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे वो हम सभी सॉल्व कर लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन से आपका जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो चमकता जा रहा है, वो मतलब क्लियर होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कक्षा में x विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट जो पढ़ते हैं बच्चे। कक्षा में x बच्चे हैं, कुछ बच्चे कक्षा में हैं, हमें x बताया गया है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। उसमें कहा गया है कि 1/4 मतलब कि उसका चौथा भाग क्या है बालिकाएं, उसका 1/4 भाग बालिकाएं मतलब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पूछा गया है कि कोई कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कितने x बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से उसका चौथा भाग जो है 1/4 यानी कि चौथा भाग क्या है लड़कियां पढ़ती हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या है, इसे हमें बीजगणितीय रूप में लिख के बताना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और हाँ एक बात और, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये बातें ये लिखना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है और ऐसे ही नंबर मिलते हैं। तो कितनी संख्या है, कुल मिला के x बच्चे हैं,
जिनमें बालिकाएं कितनी हैं, हमें बताया गया है प्रश्न में। बालिकाएं कितनी हैं, बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या, जिनमें बालिकाओं की संख्या कितनी है, 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि इसमें 1/4 का गुणा 1/4 में, यहाँ पर 1/4 लिख देता हूँ, 1/4। ठीक है दोस्तों, बालिकाओं की संख्या 1/4 है। 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है वो अब मैं अभी बताता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, 1/4 का मतलब है, अब चलिए वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, x। इसका x का 1/4 कितना होगा, इसका x का 1/4 कितना होगा। 1/4 का मतलब कि इसमें x में भाग करेंगे 4 से। अगर 1/3 होगा तो 3 से भाग करेंगे, 1/4 होगा तो 4 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आधा होगा तो 2 से भाग करेंगे। तो 1/4 का मतलब है, 1/4 का मतलब कितना है कि हमें 4 से भाग करनी है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हमें 1/4 यानी 1/4 से गुणा करना होगा। तो गुणा करने के बाद जो आएगा क्या होगा, 1 में गुणा करेंगे x का तो x आएगा, फिर 4 में हम गुणा करेंगे, कुछ नहीं है 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 1 तो 4 होगा। वहीं आंसर क्या आया, 1/4, जो कि पहले ही था। तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या जो होगी, ये जो है हमारा ये आंसर 1/4 आंसर। ठीक है दोस्तों, 1/4 बालिकाओं की संख्या, यही हमारा स्टेटमेंट है। तो हमने 6 क्वेश्चन समझ लिए। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। दोस्तों प्रश्न 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न 7 क्या है, प्रश्न 7 में दिया गया है, एक वर्ग बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि इसकी एक भुजा a है। तो हमें बताना है वर्ग का परिमाप। ठीक है दोस्तों, वर्ग का परिमाप हमें बताना है। वर्ग के बारे में अगर आप नहीं कुछ जानते, वर्ग नहीं जानते क्या होता है, चलिए वही बता देता हूँ कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये भुजा a है तो ये भी भुजा क्या होगी, a है, ये भी a होगी, ये भी a होगी, क्योंकि इसका मान, इसकी लंबाई बराबर है, इसकी चारों की लंबाई एक दूसरे से बराबर है। तो मतलब अगर a है तो a होगी, तो हमने a लिख दिया। अब हमें बताना है क्या है, परिमाप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप भुजा में जो इसकी भुजा दी हो गई होती है, उसे 4 से अगर गुणा करें हम उसमें, तो हमें वर्ग का परिमाप निकलता है। यानी कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, यानी कि जो इसकी एक भुजा है, एक भुजा मतलब सभी जो भुजा बराबर होती है उसमें से एक भुजा है, उसमें हम 4 का गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, वर्ग का परिमाप। दोस्तों इसके लिए मैं अगली एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी आकृतियों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इसी के बारे में बात करते हैं। बस मान लेते हैं कि इसकी 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप है। और भुजा में कितनी दी गई है, भुजा में दी गई है कितनी, 4 पहले से। भुजा क्या है, भुजा ए है, ए माना गया है भुजा को, तो हमने ए यानी कि 4 में गुणा करना है ए का, तो बराबर का निशान लेंगे, बराबर के नीचे और 4 का गुणा करेंगे ए में, तो हो जाएगा 4a। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सूत्र भी हमें मिला है। तो प्रश्न 7 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम 8 और 9 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न, जो प्रश्न 8 है वो हमने लिख दिया है। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ये दोस्तों देखने में तो बड़ा प्रश्न लग रहा है, उम्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसे हमें बिल्कुल आसानी से कैसे हल करना है, चलिए बताते हैं आपको। और इस वीडियो को सीखने से आपको एक अलग तरह की सीख मिलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला कोई लड़की है जो राधा की छोटी बहन है, यानी कि लीला की जो उम्र है राधा से कम है। कितना कम है, 6 वर्ष छोटी, यानी कि 6 वर्ष कम है। तो लीला की आयु राधा की आयु की पदों में लिखिए। तो मैं बता दूं, ये है लीला, इसको हमने लीला मान लिया, और यह है राधा। क्या है, राधा। तो लीला कौन है, छोटी बहन है, इसको मैं छोटी बहन लिख देता हूँ, छोटी। ये राधा कौन सी है, बड़ी। तो दोस्तों जो लीला की उम्र है राधा की उम्र से छोटी है, कितनी छोटी है, कितनी छोटी है,
6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, हमें बताया गया है 6 वर्ष छोटी है। अब हमें यहाँ पर एक बात लिखी है कि लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए, मतलब राधा की आयु के पदों में लीला की आयु लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राधा की आयु संबंधित एक व्यंजक लेंगे, मान लेंगे कि राधा की आयु x है। चलिए मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना लीला की नहीं मानेंगे, हम राधा की आयु मानेंगे। माना राधा की आयु कितने वर्ष है, x मान लिया जाए। चलिए हम x मान लेते हैं, x वर्ष है। ठीक है दोस्तों, हमने ये मान लिया, ये लिखना जरूरी है, हमने मान लिया। माना राधा की आयु x वर्ष है। माना जो बड़ी बहन है राधा, जो इससे 6 वर्ष बड़ी है राधा, इसकी उम्र कितनी है, x वर्ष है। तो राधा की उम्र हमें मान ली हमने, राधा की उम्र हमें पता चल गई x वर्ष है। तो जो लीला की उम्र हमें बतानी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो लीला की उम्र, तो लीला की उम्र की आयु मतलब उम्र, तो लीला की आयु क्या होगी दोस्तों। लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो ये रही राधा की उम्र x और x माइनस 6, यानी कि अगर राधा की उम्र में से 6 वर्ष कम कर दिया जाए तो वो लीला की उम्र के बराबर होगा, यानी कि जो लीला की उम्र राधा से 6 वर्ष छोटी है। और ये हमें लीला की राधा की उम्र के पदों में लीला की आयु हमें मिल गई। अगर हम कहेंगे कि लीला की आयु कितनी है, तो हम बता देंगे कि x माइनस 6 लीला की आयु। ठीक है दोस्तों हमने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचा है जो लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, क्योंकि इसमें जो पूरी प्रश्नावली से हम लड़ेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन सिर्फ बचा है आप उसे हम समझते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए और मैं लिख देता हूँ चुटकियों में अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये है लास्ट प्रश्न, प्रश्न 9। तो दोस्तों हमने सभी प्रश्न कर लिए, सिर्फ एक प्रश्न बचा है और इसको भी समझेंगे बिल्कुल आराम से। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, मतलब माँ ने घर में 16 लड्डू बना दिए। उन्होंने x लड्डू यानी कि कुछ लड्डू, x लड्डू मेहमान व परिवार के सदस्यों को दे दिए। x लड्डू उसमें से दे दिए, लोगों ने खा लिया, खत्म हो गए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो जो लड्डू बचे हैं 16 लड्डू में से, वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो बहुत जरूरी है। तो हम लिख लेते हैं पहले कुल लड्डू। पहले कितने लड्डू थे, 16। पहले कुल कितने लड्डू थे, 16। तो हमने लिख 16। फिर क्या हुआ, उन्होंने x लड्डू जो सबको दे दिए खाने के लिए, लोगों ने खा के खत्म कर दिया। तो जो खर्च लड्डू हम यहाँ पर लिख देंगे, खर्च जो लड्डू हुए हैं, कितने लड्डू खर्च हुए, लड्डू, कितने लड्डू खर्च हुए, यहाँ पर x बताया गया है, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं। अब हमें बताना है शेष लड्डुओं की संख्या, जो बचे हैं तो उनकी संख्या को बतानी है। तो जितने लड्डू बच जाते हैं उनकी संख्या को हम बता देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बचे लड्डुओं की संख्या, बचे हुए लड्डुओं की संख्या कितनी होगी भाई, बचे हुए लड्डुओं की संख्या, बचे हुए लड्डुओं की संख्या कितनी होगी। पहले 16 थे, उनमें से x खत्म हो गए। 16 लड्डू पहले थे, उसमें से x लड्डू खत्म हो गए, तो 16 में से x को घटा देंगे। जैसे 16 माइनस x, 16 में से हमने x को घटा दिया। कुल लड्डू 16 थे, हमने x लड्डू खत्म कर दिए, खा गए लोग, तो बचा कितना हमारे पास, x माइनस 16। दोस्तों इस सवाल का आंसर ये है। दोस्तों हमने इस अभ्यास 5B के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।